हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। हम लोग आज मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा है लाइन बाय लाइन। ये 18वां सेशन है। इसके पहले 17 सेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2023 का भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें सारे कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना चीज़ें आ सकता है सबके बारे में बता दिया गया है। तो अब हमको नहीं लगता है कि 2 साल का भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम 3 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद किसी चीज़ का जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए आप अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो जरूर पहले जाकर प्ले लिस्ट, इस चैनल पर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा मैथ का रिवीजन क्लास के नाम से। वहाँ पे उस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 81 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 81 के बाद 82 कंप्लीट करने वाले हैं। दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? तो अगर दो सदिश दिया रहता है तो दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक डिटर्मिनेंट तरीका बताया जाता है। डिटर्मिनेंट तरीका से निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहला जो रो होता है उसमें आई जे के लिख लेते हैं। पहला जो रो होता है उसमें क्या लिख लेते हैं, आई जे के लिख लेते हैं। दूसरा जो रो होता है, पहला सदिश का आई जे के का घटक लिखते हैं। देखो, पहला सदिश का आई जे के घटक क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे या तो ऐसे निकाले या और भी तरीका है निकालने का। और इसमें हम ये तरीका इसलिए बता रहे हैं कि इसमें अगर तीनों का तीनों दिया रहेगा तो हमेशा यही तरीका सबसे परफेक्ट तरीका है, जल्दी निकलेगा, ठीक। अदरवाइज वैसे लेट होने लगेगा। तो अब यहाँ पर आई का गुणांक देखेंगे तो आई का गुणांक जो आगे में लिखा है -7 है, तो यहाँ पर पहला में -7 हो जाएगा। इसमें जे दिख रहा है का पहला सदिश में, ये पहला सदिश का आई जे का लिखना है। तो इसमें जे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जे नहीं है मतलब उसका घटक क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। के का घटक यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दूसरा सदिश में आते हैं, दूसरा सदिश में सिर्फ के दिख रहा है, मतलब इसी का घटक है और किसी का नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का ये निकल के आएगा। तरीका क्या है सॉल्व करने का, डिटर्मिनेंट बहुत तरीका है सॉल्व करने का। सबसे आसान तरीका है कि हम उस रो को ले जिसमें ज़्यादा के ज़्यादा क्या हो, 0 हो। तो इस रो में सब ज़्यादा एलिमेंट 0 है, सिर्फ एक ही 2 है। तो यहाँ पर याद रखें कि ये तीसरा रो है, तीसरा रो में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, मतलब 2 प्लस में लिखाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, 0 वाला को हम लोग कंसिडर नहीं करते, 0 वाला ऐसे ही खत्म हो जाते थे। ये लाइन हटा देंगे, इसके सामने का ये लाइन और ये लाइन, तो ये जो बच जाता है इसी का हम लोग त्रिया गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें इससे गुना करके पहले लिखते हैं, तो 0 में आई से गुना होगा, 0 हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस साइन देते हैं और इसमें इससे गुना करके लिखते हैं। तो -7 में जे से गुना होगा तो -7 जे हो जाएगा, लेकिन पहले से माइनस है तो यहाँ पर +7 जे हो जाएगा। अब ये 0 में 7 जे जोड़ेंगे तो 7 जे ही रह जाएगा, और 7 में 2 से गुना होगा तो ये 14 जे निकल के आएगा। कितना आ जाएगा, 14 जे निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सदिश दिया रहेगा, सदिश का परिमाण निकालने के लिए दिया है। जैसे कि सदिश इस प्रकार का रहता है और इसको मॉड लगा देने का मतलब होता है इसका परिमाण। ये एक सदिश है और इसमें अगर मॉड लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है ये परिमाण। तो परिमाण निकालने का तरीका होता है कि आई जे और के का जो घटक होता है, आई जे के का जो घटक होता है उसी का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये घटक निकालने का, ये परिमाण निकालने का तरीका होगा। अब यहाँ पे आई जे के का घटक क्या होगा, देखिए, अगर जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता है उसका घटक 1 होता है, तो यहाँ पर कितना होगा, पहला आई का घटक 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जे के आगे क्या लिखा है, माइनस साइन हमेशा कंसीडर करना है, माइनस साइन को लेना है। तो -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर करके निकाल देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये कितना आएगा, रूट के अंदर 9 आएगा, और 9 का रूट सभी को पता है कितना होता है, 3 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक तल दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, एक समतल दिया हुआ है, जो नाम से पुकारे सब सेम ही है। तो एक समतल का समीकरण दिया हुआ है, तो अभिलंब के दीर्घ अनुपात पूछा है। बहुत बार बता चुके हैं कि जो
इसका जो समतल होता है उसका जो दीर्घ अनुपात लिखते हैं हम लोग समतल का, उसके अभिलंब का दीर्घ अनुपात होता है, ना कि समतल का दीर्घ अनुपात होता है। समतल का कोई दीर्घ अनुपात नहीं होता है, अभिलंब जो होता है तो उसके अभिलंब का समतल के अभिलंब का दीर्घ अनुपात होता है, इस बात को ध्यान में रखना। और समतल के अभिलंब का जो दीर्घ अनुपात होता है वो एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है वही दीर्घ अनुपात होता है। समतल का दीर्घ अनुपात क्या होता है, तो जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है वही समतल का दीर्घ अनुपात होता है। तो एक्स वाई जेड का गुणांक, यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं है मतलब कितना होगा, 1 होगा। जे के आगे यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 होगा। के जेड के आगे क्या है, -3 है तो -3 होगा। तो इस तरह से ये दीर्घ अनुपात लिख सकते हैं। ये अभिलंब, समतल के अभिलंब का दीर्घ अनुपात होता है। तो जो एक्स वाई जेड के आगे लिखा रहता है वही समतल का दीर्घ अनुपात कहलाता है। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रेखा का दीर्घ अनुपात बोला जा रहा है। तो रेखा का दीर्घ अनुपात क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे तो x - x1/a बराबर, ये रेखा का समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, y - y1/b बराबर z - z1/c। अब ये जो x1 y1 z1 होता है ना, ये तल पर, ये रेखा पर कोई बिंदु होता है। ये क्या होता है, x1 y1 z1 क्या होता है, तो रेखा पर बिंदु होता है। ये रेखा पर बिंदु को दर्शाता है। ये रेखा पर कोई बिंदु होता है x1 y1 z1, और ए बी सी जो होता है यही रेखा का क्या होता है, दीर्घ अनुपात होता है। यही रेखा का क्या होता है, दीर्घ अनुपात होता है। अब इससे तो आपको साफ साफ क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो नीचे में दिया हुआ है वही क्या है, दीर्घ अनुपात है। तो 336 तो देख सकते हैं 336 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर पूछ दिया कि एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें पूछा है कि इस निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। अभी बताए ना कि नीचे वाला जो होता है वो दीर्घ अनुपात होता है, और जो यहाँ पर x माइनस यहाँ पे जो होता है y माइनस जो होता है z माइनस होता है, यही रेखा पर क्या होता है, बिंदु होता है। तो रेखा पर बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, 99, 98। ये यहाँ पर फार्मूला में ही माइनस होता है, ये फार्मूला में ही माइनस होता है। यहाँ पर ध्यान दे, माइनस साइन नहीं ले लेना है साथ में, ना गलती हो जाएगा। ये फार्मूला में ही माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस साइन को छोड़कर जो बचेगा वो x1 y1 z1 जो होता है वो बिंदु होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, 99, 98, यही रेखा पर क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 100, 99, 98। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं फिर से क्रॉस निकालने के लिए आ गया। अभी क्रॉस निकालने का तरीका भी बताए कि डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। ऊपर में सबसे पहला रो में आई जे के लिख देते हैं, दूसरा का सदिश का आई जे के का घटक लिखते हैं। तो आई का घटक यहाँ पे 10 है, 10 लिखेंगे। जे का घटक कुछ नहीं लिखा है आगे में, मतलब क्या है, 1 है। के का आगे यहाँ पर प्लस है सिर्फ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा। अब दूसरा सदिश का आई जे का घटक लिखेंगे, तो यहाँ माइनस चाहे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन के साथ हमेशा लिखना है, माइनस साइन नहीं छोड़ना है तो गलत हो जाएगा। तो यही दोनों का क्रॉस आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका, पहला रो को ही लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो कोई जीरो दिख रहा है नहीं रहा है, तो पहला रो में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो पहले आई कैप प्लस में लेंगे। तो ये लाइन क्या करना है, इसके आमने सामने के लाइन को हटा देते हैं। जो 4 को बचता है उसको गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं। तो एक में -11 से गुना होगा -11, फिर घटा के लिखते हैं, 7 में 1 से गुना होगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो जे आता है ये माइनस में लिखाते हैं, तो माइनस जे कैप लिखेंगे। तो यहाँ से ये लाइन, ये सामने वाला लाइन है, सामने वाला लाइन हटा देंगे तो ये चारों बचेगा। तो 10, 1, -4 और यहाँ पर -11। तो ये पहले इसको गुना करते हैं, 10 में -11 से गुना होगा तो -110 हो जाएगा। फिर माइनस साइन देना है, -4 में 1 से गुना हो तो -4 हो जाएगा। पहले से यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर अब के कैप लेंगे, तो के कैप प्लस में लिखाता है तो प्लस में लिखेंगे। तो ये लाइन और ये लाइन सामने से खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा। इसमें 10 में 7 से गुना होगा, ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर -1 में 4 से गुना होगा तो फिर -4 आ गया, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये दोनों के दोनों माइनस में तो जुड़ेगा, तो ये -18 आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर -110 और +4 है, तो एक प्लस एक माइनस में होता है तो घटता है, तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा, इसलिए माइनस वाला ज़्यादा है तो -106 बचेगा। आगे में माइनस है तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 106
जे कैप होगा। थोड़ा सा भी प्लस माइनस में गलती करेंगे ऑप्शन गलत वहाँ पे दिखाई दे देगा, जो कि आप टिक करके आगे भी बढ़ जाइएगा। 70 में ये जुड़ेगा 4 तो 74 हो जाएगा, ये प्लस में होगा तो 74 के कैप हो गया। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर डेरिवेटिव का बात आ रहा है। दो टाइप का डेरिवेटिव यहाँ प्लस में दिया है, तो अलग अलग डेरिवेटिव हम निकालते हैं फिर जोड़ देते हैं। तो एक तो घात वाला फार्मूला से डेरिवेटिव निकलेगा। घात वाला फार्मूला क्या होता है, तो पावर वाला फार्मूला एक्स के पावर जितना भी रहे एन रहे, इसके लिए फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। मतलब आगे में जितना पावर आता है उसको लिख देते हैं, एक पावर कम हो जाता है एक्स का। और जो एक्सपोनेंशियल फलन होता है ना ई के पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव हमेशा ई के पावर एक्स ही रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। अब यहाँ से इस हिसाब से बात करते इसका, तो यहाँ पर x के पावर 3 का डेरिवेटिव निकालना है, ताकि पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे, 3 आगे में लिखेंगे, एक पावर घटा के लिखेंगे, तो 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2। और फिर प्लस साइन है बीच में, तो प्लस साइन रहेगा ई के पावर x का डेरिवेटिव, तो ई के पावर x का डेरिवेटिव ई के पावर x से रह जाता है। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए समय बहुत कम लग रहा है। आगे अगर बात करते हैं 89 का, यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव बताना है। यहाँ पे किसका डेरिवेटिव बताना है, तो tan x का डेरिवेटिव बताना है और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का। तो tan x का एक डेरिवेटिव जो होता है, ये तो फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये सब फार्मूला ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो वहाँ पे फंस जाइएगा एग्जाम में। तो tan x का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये पूरी तरह से याद होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए दो टाइप का क्वेश्चन देता है यहाँ पर, या तो एंगल में स्क्वायर दे या साइन में स्क्वायर दे देता है, या तो एंगल में स्क्वायर दे या साइन में। ध्यान सुनिएगा, दो टाइप का डेरिवेटिव मिलेगा। एक मिलेगा साइन के पावर एन एक्स, इसको जनरल फॉर्म में ही लिख देते हैं, ठीक। एक ये मिलेगा, दूसरा हम लोग का ये मिलेगा साइन एक्स के पावर एन। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान दें। जब साइन के पावर एन रहेगा मतलब ये पूरा के पावर एन है, तो पहले इस केस में, पहले इस कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है, ठीक है। तो पहले इस केस में ये पावर वाला फार्मूला यूज होगा। कौन वाला, भी थोड़ा देर पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन में ही बताए, इसमें पावर वाला फार्मूला यूज होगा। पावर वाला फार्मूला का मतलब क्या है कि इसका पावर क्या, आगे में जितना पावर होता है उसको लिखते हैं, और साइन एक्स का जो पावर है एक घटा के लिखेंगे, तो अभी पावर है एन, तो एक घटा के पावर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पावर एन माइनस वन हो जाएगा, तो साइन एक्स का पावर एन माइनस वन हो जाएगा। अब ये करने के बाद जो बच जाता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर साइन, यहाँ एक्स की जगह जब एक्स के पावर एन रहता है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या था, साइन एक्स था, एक्स की जगह कुछ और था, इसलिए फिर इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे है, किसका डेरिवेटिव है, एंगल का था। पहले साइन का सॉरी, इस केस में पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है कॉस होता है, और जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल लिखेंगे। तो एंगल है एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन। यहाँ पर एक्स रहता तो यही डेरिवेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्स के पावर एन है तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, एन इंटू एक्स के पावर एन। मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, पावर वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, बहुत इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको पता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर पहले स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा, घात वाला पावर वाला फार्मूला यूज होगा। तो पावर कितना है, 2 है, तो 2 आगे में लिख दो। एक पावर घटेगा तो 2 पावर है, तो एक घात पावर बचेगा, तो एक पावर लिखा नहीं जाता था, सिर्फ क्या लिखाएगा, साइन एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, अभी तो पावर वाला फार्मूला यूज किया ना। अब एक्स की जगह यहाँ पर पूरा साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सेक स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो ए हो जाएगा।
या इतना भी आंसर दिया हुआ हो सकता है, या इसको चेंज कर देगा हमेशा, sin 2x में भी चेंज करके आंसर दे सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई भी आंसर ऑप्शन में हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन होगा। बात क्लियर है? यहाँ से चैन रूल यूज करते इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ें हम बार बार बता रहे हैं, फिर से एक बार और भी चर्चा कर देते हैं। जब डेरिवेटिव का हम लोग बात करते हैं e के पावर x का, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है e के पावर x से रह जाता है। बताया था जब भी डेरिवेटिव में जहाँ x है उसके जगह पर कोई रैखिक परिवर्तन होता है। रैखिक परिवर्तन मतलब कि घात यहाँ पर x का भी एक ही है, अगर यहाँ पर भी एक ही है, सिर्फ क्या हो गया e के पावर x प्लस b आ गया, ऐसे दिया हुआ हो, या b नहीं देगा, सिर्फ e के पावर x रहेगा, ऐसे रूप में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि हम ये यूज तभी करते हैं जब x अगर खाली रिप्लेस होता है, x का घात जितना रहेगा उतना ही घात यहाँ पर रहेगा, तभी जाके यूज करते हैं हम लोग, रैखिक रूप में रहता है तभी। अब इसका भी डेरिवेटिव जितना है उतना ही रहेगा, इसका भी डेरिवेटिव जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ x के गुणांक से इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इसका भी डेरिवेटिव जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ जो x का गुणांक है उससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और इसमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर वही, अब यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इसका दो बार डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला बार निकालेंगे तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 5 है, तब 5 लिखेंगे। अब e के पावर क्या बचेगा, 5x रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक बार डेरिवेटिव निकाल चुके तो एक बार इसका और डेरिवेटिव लिखेंगे, तो इसका एक डेरिवेटिव और लिखेंगे। तो अभी जो 5 गुणांक है वो तो रहेगा ही। अब e के पावर 5x का फिर से डेरिवेटिव लिखेंगे तो आगे में फिर 5 आएगा, इसलिए कि x के पावर 5x है, x का गुणांक 5 है, तो आगे में फिर 5 आएगा, e के पावर 5x हो जाएगा। ये 5 5 गुना और कितना हो जाएगा, 25 e के पावर 5x हो जाएगा। 25 e के पावर 5x कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है, हम लोग के पास कितने क्वेश्चन है, अगर हम डिस्कस करते हैं आगे का क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगर 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो अब ऐसे कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लगेगा कि बड़ा वीडियो हो गया, इसलिए आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, इतना ही पर हम एंड करेंगे। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट एक बार फिर से हम रिवाइज करा देना चाहते हैं, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, किस प्रकार का डेरिवेटिव आ रहा है। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम लोग डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का बात करते हैं, दोनों में बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रेशन का बात करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि साइन एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस में क्या ऐड करते हैं, सी। अगर यही यहाँ पे हम लोग दे देता है साइन ए एक्स, एक्स किससे रिप्लेस हो गया, ए एक्स से रिप्लेस हो गया, इसका इंटीग्रेशन जो होगा क्या होगा। तो देखो इसके इंटीग्रेशन में कोई अंतर नहीं आता है, जो रहेगा वही रहता है, जो रहेगा वही रहता है, सिर्फ एक्स का जो गुणांक होता है उससे क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, प्लस सी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में जो एक्स का गुणांक होता है उससे भाग होता है, और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, एक्स के गुणांक से गुना होता है। बस यही अंतर रहता है दोनों में। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन का बात करते हैं, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई के पावर एक्स से हो जाता है, और प्लस में सी होगा। अगर ई अगर रिप्लेस हो जाएगा ए एक्स से, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा ई के पावर ए एक्स ही रहेगा, जो है वही पावर में रहेगा, बशर्ते कि यहाँ पर जो गुणांक है उससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बस यही चीज़ें ध्यान में रखना है, बहुत आसान है इंटीग्रेशन का भी आंसर देना बहुत सारे क्वेश्चन का। कभी कभी लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, तो जो जहाँ जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा ना आज डिस्कस कर ही देते हैं। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइन अगर 3x/4 लिखा हुआ है, अब इसका इंटीग्रेशन का बात करते हैं, 3x/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग, फार्मूला तो यूज करेंगे, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस 3x/4 हो जाएगा, ठीक है। बताए थे यहाँ x का गुणांक, तो कोई क्या सोचेगा कि यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहीं पर गलती हो जाता है। अगर 3x/4 लिखा हुआ है कहीं पर, इसका मतलब ये है कि x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 3/4 है, क्या है। तो यहाँ पर जो भाग होगा कितना से भाग होगा, 3/4 से भाग होगा, प्लस सी हो जाएगा, 3/4 से। ये ऊपर जाएगा तो पलट जाता है, 4/3 हो जाता है, और कॉस हो जाएगा 3x/4 प्लस सी हो जाएगा। तो ये सब कुछ दिक्कतें जहाँ पे आता है उस चीज़ को हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग क्या होता है
इंटीग्रेट करते या डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स इंटू साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में ये रहता ही नहीं है। ऑप्शन में क्या रहता है, साइन 2x के पद में रहता है। तो ये किसका फार्मूला होता है, इसी का फार्मूला होता है। तो ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको याद रखना जरूरी है, और इससे ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।